आज हम पढ़ते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। ये समझ लीजिए कि आप ब्लड में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एनीमिया एंड इरेथ्रोपोइसिस, एनीमिया एंड ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग पे बहुत चांसेस होते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो क्लॉटिंग क्या होती है? क्लॉटिंग जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग हुई, किसी को चोट लगी, कोई इंजरी होती है, तो अब उसको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं हैमरेज। दिस इज द स्पेलिंग फॉर हैमरेज। ओके, तो हैमरेज इज द ब्लीडिंग। अब जैसे ही वो ब्लीडिंग शुरू होती है, बॉडी में एक मैकेनिज्म शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ओके, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो टाइप की मैकेनिज्म होती हैं। दूसरा ये है, जैसे ही अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले वहाँ पर प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है। प्लेटलेट उस जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पर प्लेटलेट्स आके इकट्ठी होती है और कुछ प्रोसेस शुरू होते हैं। तो प्लेटलेट जो है बनाती है टेम्परेरी प्लग। ओके, और बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता चला जाता है और उससे फाइनली बनता है फाइब्रिन का क्लॉट। और जो फाइब्रिन का क्लॉट है ये बनाता है परमानेंट प्लग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे अगर कहीं इंजरी हो रही है तो सबसे पहले जो रोल आता है वो आता है प्लेटलेट्स का, और ये प्लेटलेट्स बनाती हैं टेम्परेरी प्लग। टेम्परेरी का मतलब है अस्थायी, ये बहुत ही फिक्स नहीं है, ये टेम्परेरी है। शुरुआती दौर में ये जो प्लग बन रहा है वो टेम्परेरी प्लग है, और वो किसकी वजह से बन रहा है? प्लेटलेट्स की वजह से। ओके, फिर इस टेम्परेरी प्लग में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और क्लॉटिंग मैकेनिज्म कराते हैं, और ये बनाते हैं फाइनली फाइब्रिन का क्लॉट। फाइब्रिन क्लॉट बनाते हैं, यानी इस क्लॉट जो है ये फाइब्रिन का बना होता है, और यही फाइनली परमानेंट प्लग है। यानी अब जो खून का थक्का बना है वो परमानेंट है, जो कि आपको जब कभी चोट लगती है तो उसके बाद जो दिखाई देता है वही आपका धीरे धीरे, ये जो पहले तो एक परमानेंट प्लग बनेगा, फिर धीरे धीरे वो एक ब्लैकिश सा पोर्शन ले लेता है। इस फाइब्रिन क्लॉट में धीरे धीरे कुछ मिनट्स टू आवर्स में होता है एक अलग रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन, तो क्लॉट रिट्रैक्शन क्या है? जैसे ही वो क्लॉट बन रहा है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। रिट्रैक्ट होता है मतलब सिकुड़ता है, और आसपास में जो लिक्विड बच जाता है उसको हम बोलते हैं सीरम। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बनाया था कि प्लाज्मा और सीरम में यही डिफरेंसेस है कि प्लाज्मा और सीरम, जो सीरम है वो चोट लगने के बाद जो लिक्विड बच रहा है वो सीरम कहलाता है। ओके, तो कोई इंजरी जब होती है सबसे पहले टेम्परेरी प्लग बनता है, जिसमें कि प्लेटलेट्स इकट्ठी होके एक वहाँ पर प्लग टाइप का बना लेती हैं जो उस ब्लीडिंग को रोकने लगती हैं, पर वो टेम्परेरी प्लग है। फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होती हैं, और फाइनली बनता है हमारा फाइब्रिन क्लॉट। तो जो भी हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें फाइनल हमारा मोटो रहता है कि फाइब्रिन कैसे बन रहा है। फाइनली हमें फाइब्रिन बनाना है, वो होता है परमानेंट प्लग। और फिर मिनट्स टू आवर्स में ये जो क्लॉट बन गया है ये रिट्रैक्ट होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस क्लॉट इज देयर, उसे कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, एक टाइम होता है ब्लीडिंग टाइम, एक होता है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम, ये दो टेस्ट होते हैं, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम आपका रिलेटेड है प्लेटलेट्स के फंक्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना जरूरी है, वरना दोनों चीज़ें जैसे लगती हैं ये प्लेटलेट के एक्शन से रिलेटेड है। अगर प्लेटलेट के फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी होती है या प्लेटलेट का नंबर कम होता है तो जो है ब्लीडिंग, आपका ब्लीडिंग टाइम पर फर्क पड़ता है, मतलब ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लीडिंग टाइम। सो इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, और ये जो क्लॉटिंग है, जो क्लॉटिंग टाइम है, दैट इज एसोसिएटेड विद दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। अभी आप यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ेंगे 12, 11, 9, 8 एंड सो मेनी फैक्टर्स आप यहाँ पढ़ेंगे, तो इनसे रिलेटेड है हमारा क्लॉटिंग टाइम। सो ब्लीडिंग टाइम is related with the platelets and clotting time is related with the clotting factors। अगर सपोज करिए कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है, जैसा कि इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
पीनिया। पीनिया वर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के कम होने के लिए, पीनिया वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे न्यूट्रोपीनिया न्यूट्रोफिल के कम होने को। यहाँ पर है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बोला जाता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया इज डिक्रीज इन प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया या प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ओके लेकिन अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर में एबनॉर्मलिटी हो जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल हीमोफिलिया। हीमोफिलिया एक डिजीज होती है जिसमें फैक्टर 5, 6, 7, 8 फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसमें आपकी क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। वैसे क्लॉटिंग टाइम किसी भी फैक्टर के डेफिशिएंसी में इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हीमोफिलिया मोस्ट कॉमन क्लॉटिंग फैक्टर है जिसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है या पाई जाती है क्लिनिकली, तो उसमें क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होता है। सो यू शुड हैव दिस आइडिया कि इंजरी के बाद पहले टेम्परेरी प्लग बनेगा, उसमें प्लेटलेट्स का मेन रोल है, फिर वो टेम्परेरी प्लग फाइब्रिन क्लॉट की हेल्प से, जैसे प्लेटलेट्स इकट्ठी हैं उन्हीं के साथ में फाइब्रिन के फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो दोनों फाइब्रिन के फाइबर्स और प्लेटलेट्स मिलके परमानेंट प्लग बनाते हैं। और परमानेंट प्लग बनने की जो मैकेनिज्म है जो क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, उस वो टेस्ट है आपका क्लॉटिंग टाइम। सो क्लॉटिंग टाइम कैन बी इंक्रीज इन केस ऑफ हीमोफिलिया, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कैन बी इंक्रीज इन केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। जैसे डेंगी फीवर है, वायरल फीवर होता है, डेंगू वायरस इसको बोलते हैं, तो वो आपका ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज करता है। फाइन, अब हम पढ़ते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म बॉडी में दो होती हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, एक होता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ लेयर जो होती है इसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम जो ब्लड वेसल है उसके अंदर वाली जो एक लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। और इस एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम बनी होती है कोलेजन मटेरियल की, कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एंडोथीलियम हमारी कोलेजन से मिलके बनी है। अब अगर कोई इंजरी हुई यहाँ पे और जो यहाँ पर प्लेटलेट्स हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट भी हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, तो जब क्लॉटिंग फैक्टर इस एंडोथीलियम जो इंजर्ड एंडोथीलियम है उसके ये कह सकते हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू होती है। एक तरह से कह सकते हो ब्लड वेसल्स के अंदर ही इसका स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसको शुरू करने वाला जो फैक्टर है वो ब्लड वेसल के अंदर ही है, वो है इंजर्ड कोलेजन। ठीक है, तो उसमें जो होती है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अगर आप किसी ट्यूब के, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ब्लड को रख रहे हो और उसमें जो पहले क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो शुरू हो रही है वो भी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है। भले ही नाम इसका डिफरेंट है, पर देखा गया कि जो फाइबर्स जो फैक्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और 1 बाय 1 जो सीरीज चलती है वो भी सिमिलर होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। और जो ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज सरफेस के कांटेक्ट से भी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू होती है। तो ये आपको वर्ड याद रखना है, वेस्कुलर इंजरी हुई और ये फैक्टर 12 से शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर 12 है, ये रोमन वर्ड्स में लिखते हैं इन सारे फैक्टर्स को। आप अपना याद करने के लिए वैसे फैक्टर्स में लिख सकते हो, जैसे कि आप ऐसे करके याद रख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको रोमन अंकों में ही लिखना होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर 12 से शुरू होती है और क्या है इसका स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, वेस्कुलर इंजरी हुई, फैक्टर 12 इस कॉन्टैक्ट में आया, किसके कॉन्टैक्ट में आया, एक्सपोज्ड कोलेजन। एक्सपोज मतलब एक्सपोज हो गई कोलेजन, क्योंकि जो एंडोथीलियम है उसकी इंजरी हो गई, तो ये जो एंडोथीलियम कोलेजन फाइबर्स है इसके कॉन्टैक्ट में आ गए फैक्टर 12, तो ये आपकी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म को शुरू कर रहा है। तो एक्सपोज कोलेजन। दूसरा है निगेटिव चार्ज सरफेस। निगेटिव चार्ज सरफेस मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट ट्यूब जो होती है, ग्लास की टेस्ट ट्यूब, उसकी जो सरफेस है उसको हम निगेटिव, वो निगेटिवली चार्ज होती है एक्चुअली, जो मॉलिक्यूल्स की जिनकी बनी होती है। तो कोई भी निगेटिव चार्ज सरफेस या हाई या फिर एक्सपोज कोलेजन उसके कॉन्टैक्ट में आने से इंट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू होती है, सबसे पहली बात। फिर एक्सट्रिंसिक कब शुरू होती है, जैसे इंजरी हुई ब्लड वेसल की, उसके आसपास में जो टिश्यू है, जब वो टिश्यू इंजर्ड होता है तो उससे एक सब्सटेंस निकलता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, या उसको बोलते हैं टिश्यू फैक्टर्स। इधर देखें, ये एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है। वेस्कुलर इंजरी सेम तरह से हो रही है, जो आसपास में टिश्यू है वो टिश्यू डैमेज हो रहा है, उससे निकल रहा है टिश्यू फैक्टर, और उस टिश्यू फैक्टर का नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से याद रख सकते हो, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं, उसी के नाम से रखा गया है नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू से है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर। तो जब ये रिलीज होता है तो हमारी एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू होती है। एक तरह से ये याद रख सकते हो कि ब्लड वेसल्स है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के लिए ये टिश्यू बाहर की चीज़ हो गई, एक्सट्रिंसिक चीज़ होगी, बाहर की चीज़, इसलिए जब टिश्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद आपको रहता है तो एटलीस्ट फैक्टर्स की इमेज थोड़ी थोड़ी आपके एग्जाम में वैसे भी याद रहती है, पर यहाँ आप कंफ्यूज करते हो। तो इंट्रिंसिक जो मैकेनिज्म है वो आपकी एक तो जो है डैमेज्ड मतलब या एक्सपोज कोलेजन से है, और दूसरा निगेटिवली चार्ज सरफेस से है। टेस्ट ट्यूब में देखा जाए तो ब्लड बाहर है, लेकिन वो फिर भी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, ये ध्यान रखना है। आप उसको एक्सट्रिंसिक नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप कंफ्यूज करते हो। तो टेस्ट ट्यूब में भी अगर जो क्लॉटिंग हो रही है वो भी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ही है, ओके। और यहाँ पर टिश्यू फैक्टर्स की हेल्प से जो शुरू हो रही है दैट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। अगर ये समझ लिया तो इट्स वेरी इजी। अच्छा, दोनों ही मैकेनिज्म फैक्टर 10 पे जाके सिमिलर हो जाती है। फैक्टर 10 के बाद दोनों ही मैकेनिज्म एक साथ जुड़ती हैं और फाइनल मैकेनिज्म सेम होती है। दूसरी बात, कहने को हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, लेकिन ये देखा गया है कि जब वेसल में इंजरी होती है तो टिश्यू में भी इंजरी होती है, तो दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही चलते हैं ये। तो इंट्रिंसिक भी एक्सट्रिंसिक भी ऑलमोस्ट बॉडी में साथ साथ ही होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो सबसे पहले है फैक्टर 12। फैक्टर 12 एक्टिवेटेड होके फैक्टर 12A बनाता है। ए का मतलब है एक्टिवेटेड फॉर्म, तो जो भी एक फैक्टर से दूसरा आप बनाए उसमें ए लिख दीजिए, दैट इज एक्टिवेटेड फॉर्म, ओके। अब इसको स्टिमुलेट करने के लिए इसके साथ में दो फैक्टर्स हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट HMW, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एंड कैलिक्रेन। दोनों नाम के से हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एंड कैलिक्रेन ये ब्लड में ही होते हैं, तो ये भी उसको स्टिमुलेट करते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एंड कैलिक्रेन इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो पहले 12 से 12A बन गया। 12 उल्टा चलना है इसमें, 12 से 11 इसमें उल्टा चलना है, 12 से 11, 11 से फिर 10, लेकिन 10 जो है क्योंकि कॉमन है तो उसको हम नहीं रख सकते, इसलिए उससे पहले वाला, उसके बाद वाला जो 9 हो जाएगा वो पहले आएगा, फिर 8 आएगा, इस तरीके से आपको जाना है। तो फैक्टर 12 से एक्टिवेट हुआ ये, फिर 12 के बाद उल्टा गए तो 11 हो गया, 11 को एक्टिवेटेड फॉर्म में हुआ, इसमें भी हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन है। तो दो रिएक्शन में सेम टाइप का स्टिमुलेटिंग या कोफैक्टर्स कहते हैं इनको, तो कोफैक्टर है। फिर 11 के बाद 10 आना चाहिए, लेकिन 10 हमने बताया कि 10 तो कॉमन फैक्टर है, तो 10 के बाद क्या आता है 9, तो उसको 9 को पहले रख लिया इन्होंने, फैक्टर 9 है इसके बाद में, ओके। फिर 9 के बाद जो है सीधा 9 फैक्टर 10 को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब 9 के बाद 8 आता है, तो ये याद रखने के लिए कि इसको जो फैक्टर 9 एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये जब फैक्टर 10 को स्टिमुलेट करता है, इसके लिए फैक्टर 8 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होता है। यानी कि फैक्टर 8 का एक्टिवेटेड फॉर्म एज अ कोफैक्टर काम करता है, और कैल्शियम इसके लिए कोफैक्टर काम करती है। और ये होता है फॉस्फोलिपिड, ये आपका प्लेटलेट से निकलता है, तो प्लेटलेट से फॉस्फोलिपिड निकलता है, वो भी इसको एक्टिवेट करने के लिए काम करता है। ये तीनों ही इसके लिए कोफैक्टर का काम कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम एंड फैक्टर 8 इन एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 10 से 10A ये फाइनल है आपका, इसमें जो है दोनों मैकेनिज्म आके जुड़ेंगी, ठीक। तो फैक्टर 10A तक आप आ जाइए। अब इधर इसको साथ में पढ़ लीजिए, फिर हम कॉमन पाथवे पढ़ेंगे क्या होता है। अब हमने 8 तक यहाँ शुरू हो गया, 8 तक यूज हो गए फैक्टर्स यहाँ पे। तो 8 के बाद क्या आना चाहिए 7। यहाँ पर जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 7 डायरेक्टली फैक्टर 10 को 10A में एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके लिए भी सेम चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, जैसे फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड है इसके लिए भी, कैल्शियम भी है इसके लिए, लेकिन क्योंकि ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वाली मैकेनिज्म है तो इसमें फैक्टर 8 नहीं हो सकता, इसमें होगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एज अ को फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइन। और ये फैक्टर 10A में एक्टिवेट फॉर्म में आ गया। तो यहाँ तक हम आ जाते हैं अलग अलग पाथवे, उसके बाद का पाथवे कॉमन है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये फैक्टर 7A इस फैक्टर 9A को भी स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब ये एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म इंट्रिंसिक मैकेनिज्म की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों साथ साथ ही चलती हैं, तभी ये इंक्रीज करके इसको भी साथ में लेकर आएगी, ओके। तो फैक्टर 7 फैक्टर 10 को डायरेक्ट एक्टिवेट करता है और फैक्टर 9 को भी एक्टिवेट करता है। तो यहाँ तक आप मोटा मोटा एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि जो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है उसमें सिर्फ एक फैक्टर है, दैट इज फैक्टर 7, फाइन। और वैसे भी यहाँ तक आप पढ़ लो फैक्टर 12, 12 के बाद 11 के बाद 10 आना चाहिए, लेकिन 10 कॉमन है तो उससे पहले 9,
ठीक है। अब जो यहाँ 9 से 10 को एक्टिवेट करता है वो 8 है, 9 के बाद 8 आएगा तो 8 एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो फैक्टर 7 एक्टिवेट कर रहा है। तो आप इसको इतनी आसान तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद ये जो फैक्टर 10A है वही कॉमन फैक्टर है और वो आगे की मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है। इसके लिए वही फॉस्फोलिपिड कैल्शियम को फैक्टर है। अब फैक्टर 7 तक आपने यहाँ पढ़ लिया, 6 नहीं होता, यहाँ पे फैक्टर 5 होता है। ये ध्यान रखने की चीज़ें याद रखने की कि 7 तक यहाँ पढ़ लिया, यहाँ पर 5 होता है, 6 नहीं होता। उसके बाद थ्रोम्बिन जो है वो फाइनल पाथवे है हमारा, ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाना है, उसको एक्टिवेट करता है। और उन दोनों ही मैकेनिज्म में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। फाइब्रिन है और फाइब्रिन को अब हमने 12 से शुरू किया था, 12 के बाद वाला एक जैसे फैक्टर हो गया 13। तो 13 जो है 13 फैक्टर 13A में कन्वर्ट होता है और वो इसके पॉलीमराइजेशन कराता है। मतलब फाइब्रिन तो एक थ्रेड का नाम हो गया फाइब्रिन। बहुत सारे जो फाइब्रिन के थ्रेड है वो एक साथ मिलके पॉलीमर बनाते हैं और फाइब्रिन का थ्रेड बना के फाइनल परमानेंट प्लग बनाते हैं, ठीक है। और इस फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए ये मतलब पॉलीमराइज करने के लिए फैक्टर 13 है। तो फैक्टर 13 इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑफ फाइब्रिन, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो थ्रोम्बिन है वो इस फैक्टर 13 को 13A में कन्वर्ट करता है, ए मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म। तो थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट कराता है। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है, थ्रोम्बिन फाइब्रिन को बना रहा है और पॉलीमराइजेशन करा रहा है, लेकिन थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करा के अपनी ही प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करा रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। ये मैंने आपको होम्योस्टेसिस में भी पढ़ाया था कि ये पॉजिटिव जो क्लॉटिंग है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है होम्योस्टेसिस का। क्योंकि जो फैक्टर से प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट खुद को भी स्टिमुलेट करा रहा है और अपने प्रोसेस को खुद को भी बढ़वा रहा है। तो ये कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा क्लॉट बन जाता है फाइब्रिन का, और वही हम चाहते हैं फाइब्रिन का क्लॉट बनना, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई यहाँ पर 12 से 12A, 11 से 11A, 9 से 9A, फिर उसके बाद 10 से 10A, और यहाँ 8 जो है फैक्टर इसको स्टिमुलेट करा रहा है। यहाँ 7 है, 7 के बाद ये 5 वाला यहाँ लगता है जो आपके 10A से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है। फिर सब में कैल्शियम है और थ्रोम्बिन फैक्टर 13 को एक्टिवेट करता है, फाइनली फाइब्रिन का पॉलीमर बनता है। अच्छा, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़नी है कि जो फैक्टर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैक्टर 8 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्योंकि ये हीमोफिलिया के होने से बचाता है और इसकी कमी से हीमोफिलिया बॉडी में हो सकता है। होता क्या है, बॉडी में एक फैक्टर होता है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर, WVWBV छोटा लिखा जाता है, V लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स में, ऐसे स्मॉल और बाकी दोनों कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। इसका नाम होता है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। तो ये वॉन विलीब्रैंड फैक्टर है, फैक्टर 8 को बाइंड करके रखता है, क्योंकि फैक्टर 8 बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अगर ये बाइंड करके ना रखा जाए तो ये बॉडी में टूट के बेकार हो जाएगा। तो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर फैक्टर 8 को बाइंड करके रखता है, स्टेबल फॉर्म में रखता है इसको ये, और जब भी फैक्टर 8 की जरूरत होती है तो ये इसको रिलीज कर देता है, इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है, और मतलब ये इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है, और फाइनल प्रोसेस जो हमारी होती है ब्लीडिंग की, मतलब सॉरी क्लॉटिंग की, वो इसमें चलने लगती है, ठीक है। तो अगर वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, कोई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है जीन में कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो जिनमें वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है उसमें जो क्लॉटिंग है वो एबनॉर्मल होती है, क्लॉटिंग सही से हो नहीं पाती, इसलिए क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। वॉन विलीब्रैंड फैक्टर डिजीज़ भी एक मतलब क्लॉटिंग से रिलेटेड डिजीज़ है, और इसमें कोई भी जो चोट लग रही है उसमें क्लॉट बनना मुश्किल होता है। जैसे इपिस्टैक्सिस हो गया, ठीक है, जैसे आपका इपिस्टैक्सिस हो गया। इपिस्टैक्सिस क्या होती है, जो नाक से ब्लीडिंग होती है उसे हम इपिस्टैक्सिस कहते हैं। नेज़ल ब्लीडिंग को इपिस्टैक्सिस कहा जाता है। तो इनमें बहुत जल्दी नक्सीर छूटना है, जो लोकल लैंग्वेजेस में कहते हैं नक्सीर छूट जाना, नाक से एकदम ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ये भी उन केसेस में हो सकता है। या फिर कोई भी हैमरेज हो सकता है, हैमरेज ऑन ट्राइवियल इंजरी,
मतलब बहुत ही, ट्राइबल का मतलब होता है बहुत ही सिंपल सी माइल्ड सी इंजरी हुई है और हेमरेज हुए जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और वो भी स्टॉप नहीं हो पा रही है, तो ऐसा हो सकता है। हीम आर्थ्रोसिस हो सकता है, हीम आर्थ्रोसिस। हीम आर्थ्रोसिस का मतलब होता है जॉइंट ब्लीडिंग, जो जॉइंट्स है वहाँ पर ब्लीडिंग होने लग रही है और उसलिए वहाँ पर स्वेलिंग मिलती है और पेन होता है बंदों को, तो ये भी हो सकता है। कोई भी इंजरी है उसको क्लॉट बनने में टाइम लगता है, तो नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, माउथ ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे फीचर्स किसी भी फैक्टर की डेफिशिएंसी में वैसे तो मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे फीचर्स वॉन विली ब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी में भी मिलते हैं और हीमोफिलिया जो कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है उसमें भी ये मिलते हैं, ठीक है। एपिस्टेक्सिस नेजल ब्लीडिंग, हैमरेज और ट्राइबल इंजरी में वो रुकता नहीं है एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू बिकम अ क्लॉट, ओके, या स्टॉप द ब्लीडिंग। हीम आर्थ्रोसिस जॉइंट ब्लीडिंग, माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल ब्लीडिंग पर रेक्टम से ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक तो हो गई क्लॉटिंग से रिलेटेड है जो डिजीज़ है, वॉन विली ब्रांड डेफिशिएंसी इज़ अ डिजीज़ ऑफ क्लॉटिंग। दूसरी डिजीज़ होगी हमारी हीमोफिलिया। हीमोफिलिया, अब ये हीमोफिलिया जो क्लासिक हीमोफिलिया है वो हो से कहते हैं हीमोफिलिया ए। जो क्लासिक हीमोफिलिया है इसका नाम होता है क्लासिक हीमोफिलिया। क्लासिक हीमोफिलिया इज हीमोफिलिया ए विच अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी सबसे कॉमन है, वॉन विली ब्रांड से भी कॉमन है, सबसे कॉमन होती है हीमोफिलिया। तो अगर आपको उसके, क्योंकि अप्लाइड पार्ट भी लिखना होता है, उसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है हीमोफिलिया ए दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड इट इज़ अ क्लासिक हीमोफिलिया। एंड इसमें जो फीचर्स होती हैं वो यही सारी फीचर्स होती हैं, ब्लीडिंग होती है, डिफिकल्ट है क्लॉट करने में। दूसरा होता है हीमोफिलिया बी। हीमोफिलिया बी कहते हैं फैक्टर 9 को। तो 8 है, 8 से पहले जो फैक्टर है दैट इज़ फैक्टर 9, उसको हम कहते हैं हीमोफिलिया, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इससे होता है हीमोफिलिया बी। और इसका दूसरा नाम जो फैक्टर 9 है, फैक्टर 9 का एक नाम तो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, दूसरा इसका नाम, इस जो ये डिजीज़ है इसका नाम क्रिस्टमस डिजीज़ भी होता है, क्रिसमस डिजीज़ के नाम से भी इसको कहते हैं। तो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफिलिया बी भी होता है और इसी को नाम दूसरा है क्रिसमस डिजीज़। टी है इसमें, टी साइलेंट है, क्रिसमस बोलते हैं, सो क्रिसमस डिजीज़, ओके। फीचर्स ऑलमोस्ट सब में सेम है, इनमें इंडिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, बट डेफिशिएंसी उस फैक्टर्स की हम ये देख सकते हैं प्लाज्माफेरेसिस से कौन सा फैक्टर डिफरेंट है, मतलब इसमें हम टेस्ट से देख सकते हैं कौन सा फैक्टर इसमें डेफिशिएंट है, तो वो हमें आइडिया लग जाता है। तो हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी, हीमोफिलिया ए इज़ बाई फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, हीमोफिलिया बी इज़ बाई फैक्टर 9 डेफिशिएंसी एंड वॉन विली ब्रांड फैक्टर deficiency. That is 3 are the most common disease of the related with this clotting. Okay, thank you students.